एक छोटे से फार्म पर रहने वाला चरवाहा जॉर्ज अचानक रहस्यमयी तरीके से मरा हुआ मिलता है। पुलिस इसे सिर्फ एक हादसा मानकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जॉर्ज की भेड़ लिली को यकीन था कि उसके मालिक की मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अब एक भेड़ अपने चरवाहे के कातिल को ढूंढने के लिए जासूस बनने वाली थी। कहानी है जॉर्ज हार्डी नाम के एक चरवाहे और उसके फार्म पर रहने वाली भेड़ों की। जॉर्ज किसी आलीशान घर में नहीं रहता, बल्कि फार्म पर खड़े एक कारवैन के अंदर अपनी जिंदगी गुजारता है। जॉर्ज अपनी भेड़ों से इतना प्यार करता है कि उसने हर एक भेड़ को एक नाम दे रखा है। लेकिन उन सभी में सबसे खास है सेबास्टियन। अब मिलिए लिली से, जो इस फार्म की सबसे स्मार्ट भेड़ है। और जानते हो, जब शाम होती है, जॉर्ज अपनी भेड़ों को जासूसी नॉवल और मर्डर मिस्ट्री की किताबें पढ़कर सुनाता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि ये तो जानवर हैं, इन्हें भला क्या समझ आएगा। ये भेड़ें सिर्फ सुनती नहीं हैं, बल्कि कहानी का एक एक शब्द समझती हैं। जब जॉर्ज किताब पढ़ रहा होता है, तो ये भेड़ें आपस में गॉसिप करती हैं कि किताब में कातिल कौन हो सकता है। लेकिन सुपर स्मार्ट लिली तो 2 चैप्टर पहले ही असली कातिल का पता लगा लेती है। और अगले दिन जब जॉर्ज कहानी का अंत करता है, तो लिली की बात एकदम सच साबित होती है। इस जॉर्ज का यह फार्म डेनब्रुक नाम के एक छोटे से शहर के पास है। इसी शहर में कैलिब नाम का एक और चरवाहा रहता है। हैम नाम का एक कसाई भी यहीं रहता है। वहीं बेथ नाम की एक होटल मालकिन है। और यहाँ के चर्च में रेवरेंड हिलकॉट रहते हैं। अब एक रात जॉर्ज एक लेटर लिख रहा होता है। जॉर्ज ये लेटर जिसके लिए भी लिख रहा है, वो दिल से चाहता है कि वो इंसान यहाँ आए और इस प्यारे से झुंड से मिले। अगले दिन जैसे ही कैलेब का चमचमाता हुआ ट्रक फार्म की तरफ आता है, भेड़ें उसे देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि जॉर्ज कैलेब को जबरदस्ती अपने वैन से बाहर धकेल देता है। इसी बीच शहर में एक पत्रकार की एंट्री होती है, जो यहाँ के लोकल कल्चर फेस्टिवल को कवर करने आया है। शहर के पोस्ट ऑफिस में बेथ की नजर जॉर्ज के एक लेटर पर पड़ती है, जो रेबेका हैम्पस्टेड नाम की किसी लड़की के लिए लिखा गया है। तभी बेथ चुपके से उस लेटर को पोस्टमैन के बैग से निकाल लेती है। उसी पल वह पत्रकार बेथ के पास आता है। जब वह इस कथित कल्चर फेस्टिवल के नाम पर सजी सिर्फ 3 छोटी मेजों को देखता है, वह चिढ़कर कहता है कि इसे फेस्टिवल कहते हो। उस पत्रकार का नाम इलियट मैथ्यूज है। तभी बेथ उसके पास जाकर एंट्री फीस मांगने लगती है। इलियट परेशान होकर वहां से निकल जाता है। उसी रात मौसम बहुत खराब हो जाता है। जोरदार बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। छोटे मेमने इस कड़कती बिजली से बुरी तरह डर जाते हैं। दूसरी तरफ कसाई हैम अपनी छुरियों की धार तेज कर रहा है। और यहाँ बेथ जॉर्ज का वह चुराया हुआ लेटर पढ़कर गुस्से से पागल हो रही है। ठीक उसी वक्त तूफान के बीच इलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी एक अजनबी उसे लिफ्ट देता है। अगली सुबह भेड़ें उठकर बाहर आती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने जॉर्ज बेजान पड़ा हुआ होता है। लिली को लगता है कि जॉर्ज हमेशा की तरह उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। लेकिन जब मेपल जाकर जॉर्ज की धड़कन चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। लिली इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। फिर लिली पूरे झुंड को बताती है कि जॉर्ज मर चुका है। अब जॉर्ज के बिना वे सब अनाथ हो चुके थे। तभी वहां अचानक सेबास्टियन आता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि वह उन्हें अपने चरवाहे को इतनी आसानी से भूलने नहीं देगा। जॉर्ज ने एक बार उसे इंसाफ दिलाया था, और आज वक्त है कि वो जॉर्ज को इंसाफ दिलाए। तभी एक छोटा मेमना आगे आता है और ऐसा सवाल पूछता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन जॉर्ज का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि रात की कहानियों में जब भी कोई ऐसे मरता है, तो वह हमेशा एक मर्डर ही होता है। ये सवाल लिली के दिमाग में भी एक चिंगारी लगा देता है। देखते ही देखते वहां पुलिस पहुंच जाती है, और जॉर्ज की बॉडी को सबसे पहले देखने वाला इंसान कैलिब था। कसाई हैम भी वहां आ जाता है और अजीब नजरों से जॉर्ज की भेड़ों को गिनने लगता है। इधर लिली का जासूस दिमाग चल पड़ता है। उसे एक बात हजम नहीं हो रही थी। इतनी भारी बारिश में जॉर्ज बिना अपनी टोपी और रेनकोट के बाहर क्यों जाएगा? तभी उसकी नजर कार वैन के अंदर पड़ती है, जहां टेबल पर ड्रिंक के 2 ग्लास रखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, मर्डर वाली रात जॉर्ज से कोई मिलने आया था। इसी बीच रिपोर्टर इलियट भी वहां पहुंच जाता है और जॉर्ज की लाश की तस्वीरें खींचने लगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर टिम उसे डांटकर कहता है कि दूर रहो, यह सिर्फ नॉर्मल हार्ट अटैक है। अब इलियट पुलिस वाले के सामने सवाल उठाता है। अगर जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था, तो वह कार वैन से बाहर की तरफ क्यों भागेगा? और अंदर ड्रिंक के 2 ग्लास क्या कर रहे हैं? लेकिन ऑफिसर टिम अपनी बात पर अड़ा रहता है कि जॉर्ज का कोई मर्डर नहीं हुआ है।
तभी लिली चिल्लाकर कहती है कि ये 100% मर्डर है। जॉर्ज के पास उसका कोई जानने वाला आया था जिसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर दिया। जॉर्ज के शरीर पर चोट का न होना जहर की तरफ इशारा कर रहा था, और जमीन पर घास का वह हरा दाग गवाही दे रहा था कि मरने से पहले जॉर्ज और कातिल के बीच हाथापाई हुई थी। लिली चिढ़कर कहती है कि रात की कहानियों की तरह यहाँ का पुलिस वाला भी बिल्कुल बेवकूफ और निकम्मा है। इसीलिए जॉर्ज के कातिल को अब उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। ये सुनकर सेबास्टियन हंसने लगता है। वह कहता है कि अरे, तुम भेड़ हो। भेड़? तुम्हारा दिमाग इतना तेज नहीं है कि तुम मर्डर मिस्ट्री सुलझा सको। वह लिली से कहता है कि भले ही तू दुनिया की सबसे स्मार्ट भेड़ हो, लेकिन तूने इस फार्म के बाहर की दुनिया देखी ही कहाँ है। तू कभी इस फार्म से बाहर नहीं गई, इसीलिए उस मर्डर केस को इंसानों के भरोसे छोड़ दे। लेकिन लिली हार मानने वालों में से नहीं थी। वह झुंड की सही भेड़ों को सुराग ढूंढने के काम पर लगा देती है। वह पूछती है कि क्या कल रात किसी ने यहां किसी को देखा था। तभी विंटरलैम कहता है कि उसने रात को जॉर्ज का भूत देखा था। अंधेरा होने की वजह से चेहरा तो साफ नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आ रही थी। ठीक उसी वक्त शहर के चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। शहर में जॉर्ज की मौत को लेकर एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई थी। लिली कहती है कि यह मीटिंग जॉर्ज के लिए है, इसलिए उन्हें भी वहां जाना चाहिए। अब लिली और मोप वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सड़क पार कर जाते हैं। लिली को पूरा भरोसा था कि यह केस भी रात की कहानियों की तरह फटाफट सॉल्व हो जाएगा। वे जैसे तैसे शहर पहुंचते हैं। वहां ऑफिसर टिम लोगों से कह रहा होता है कि वह जॉर्ज को जहर दिए जाने की बात पर अब भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। बस पुलिस वाले के मुंह से जहर शब्द सुनते ही पूरा शहर समझ जाता है कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। पता चलता है कि जॉर्ज को टॉक्सिन नाम का जहर दिया गया था, जो यूट्री नाम के पेड़ के लाल दानों में पाया जाता है। और यह पेड़ बिल्कुल इसी चर्च के बाहर उगा हुआ था। तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है। उसमें से एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर निकलती है। जॉर्ज की वकील लिडिया भी वहां पहुंच जाती है। वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं, बल्कि जॉर्ज की बेटी रेबेका हेम्पस्टेड थी। दरअसल टिम को जॉर्ज की वसीयत वेल के नीचे एक नंबर मिला था, जिस पर कॉल करके उसने वकील लिडिया को बुलाया था। लेकिन टिम ने खुद कभी उस वसीयत को खोलकर नहीं देखा था। लिडिया कहती है कि वसीयत आज दोपहर को पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके लिए फादर हिलकॉट, कैलिब, बेथहैम, रेबेका और टिम का वहां होना जरूरी है, क्योंकि वसीयत में इन सभी का नाम है। रेबेका वैसे तो अमेरिका में रहती है, लेकिन वह जॉर्ज की मौत वाले दिन ही इस शहर में मौजूद थी। जिसका मतलब है कि जिस रात जॉर्ज का मर्डर हुआ, उस रात वह अमेरिका में नहीं, बल्कि इसी देश में थी। हमारी भेड़ें भी छिपते छिपाते वसीयत पढ़े जाने वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। कमरे में टिम रेबेका से पूछताछ करता है। वह पूछता है कि क्या वह आज ही इस शहर में आई है या कल रात भी यहीं थी। रेबेका घबराकर कहती है कि वह कल शाम 7 बजे फ्लाइट से उतरी थी, लेकिन वह आज से पहले कभी डेनब्रुक नहीं आई थी। भेड़ें नोटिस करती हैं कि रेबेका के चेहरे पर भले ही झूठी मुस्कान हो, लेकिन उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। रेबेका कहती हैं कि आज अपने पिता से मिलने आने वाली थी। इसी बीच खिड़की के बाहर खड़ा मेपल दूसरी तरफ रखी एक गाजर को देख लेता है। वह लालच में उस गाजर को खाने के लिए खिड़की के अंदर अपना मुंह डालता है और बुरी तरह फंस जाता है। अंदर रेबेका एक और राज खोलती है। उसका एक जुड़वा भाई भी है, जिससे वह आज तक कभी नहीं मिली, और वह साउथ अफ्रीका में रहता है। तभी लिडिया की नजर रिपोर्टर इलियट पर पड़ती है और वह उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तभी लिडिया बताती है कि जॉर्ज के बेटे पीटर को भी वसीयत के लिए ऑनलाइन बुलाया गया है। वह सबको समझाती है कि जॉर्ज ने 2 महीने पहले उसे अपनी पुरानी वसीयत भेजी थी, लेकिन आज वे एक बिल्कुल नई वसीयत पढ़ने जा रहे हैं, जो टिम को जॉर्ज की टेबल से मिली थी। उस वसीयत में जॉर्ज ने लिखा था कि इस कमरे में मौजूद हर इंसान के साथ कुछ न कुछ अधूरा हिसाब किताब बाकी है, और आज इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, उनमें से एक मूर्ख है, एक बुरा चरवाहा है, एक वसंत का मेमना है, एक सर्दियों का मेमना है, एक बेगुनाह शिकार है, और 2 कातिल हैं। ये सुनते ही कमरे में बैठे लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। वे आपस में लड़ने लगते हैं कि असली कातिल कौन है। इसके बाद लिडिया वसीयत के हिस्से पढ़ने लगती है। जॉर्ज ने अपने बेटे पीटर के नाम 300 एकड़ जमीन की है। अपनी बेटी रेबेका के लिए उसने पास की दूसरी 300 एकड़ जमीन छोड़ी है, जिस पर जॉर्ज का अपना फार्म है। यानी अब से जॉर्ज का कार वैन,
उसका फार्म और उसकी सारी भेड़ें रेबेका की हो चुकी थीं और जॉर्ज ने अपनी बाकी सारी संपत्ति भी रेबेका के नाम कर दी थी। वो संपत्ति $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपए की थी। दरअसल 2 साल पहले जॉर्ज ने भेड़ों की एक खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढा था और उस दवा का पेटेंट उसने एक बहुत बड़ी कंपनी को $30 मिलियन में बेच दिया था। ठीक उसी वक्त खिड़की में फंसा मेपल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वहां रखी चीजों का पूरा ढेर नीचे गिरा देता है। टिम बाहर देखने आता है कि आवाज कहां से आई, लेकिन मेपल के ऊपर हरे रंग का कपड़ा गिर जाता है। टिम जैसे ही बाहर आता है, भेड़ें टिम को टक्कर मारते हुए कमरे के अंदर चली जाती हैं। वहां रखी हर चीज से टकराते हुए वे पूरे कमरे में तोड़फोड़ कर देती हैं। इसी वक्त टिम की नजर बेथ पर पड़ती है, जिसके हाथ में जॉर्ज का वह चुराया हुआ लेटर था। उसके बाद इलियट टिम को एक डील ऑफर करता है। वह कहता है कि देखो टिम, मुझे एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए और तुम्हें अपने करियर का पहला केस सॉल्व करना है। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें? इलियट बताता है कि मर्डर वाली रात जब उसकी कार खराब हो रही थी, तब उसने रात करीब 9 बजे जॉर्ज के फार्म के पास एक टॉर्च की रोशनी देखी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जॉर्ज की मौत रात 8 से 11 बजे के बीच हुई थी। टिम इस डील के लिए मान जाता है। उधर फार्म पर भेड़ें लिली को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि तूने अभी तक कातिल का पता क्यों नहीं लगाया? रात की कहानियों में तो तू चुटकियों में मिस्ट्री सॉल्व कर देती है। लिली उदास होकर कहती है कि असली दुनिया किताबों की दुनिया से बहुत अलग होती है। फिर लिली को याद आता है कि जॉर्ज ने उन्हें जो आखिरी किताब सुनाई थी, उसमें संदिग्धों की लिस्ट को छोटा करने का तरीका बताया गया था। इसीलिए लिली कहती है कि किसी को कारवैन के अंदर जाकर वो किताब लानी होगी, ताकि हम उसे पुलिस वाली टीम तक पहुंचा सके। लेकिन किताब चुराने के मिशन पर वे वुडलाइस को भेजते हैं। उसकी आंखों के आगे इतनी ऊन होती है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वह कारवैन के अंदर घुसकर हर टेबल और कुर्सी से टकराता है और बड़ी मुश्किल से वह किताब बाहर लेकर आता है। भेड़ें चुपके से उस किताब को पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर छोड़ आती हैं, ताकि टिम उसे पढ़कर अपना दिमाग चला सके। अगले दिन पुलिस स्टेशन की खिड़की से बाहर देखते हुए टिम हैरान रह जाता है। ये भेड़ें बिल्कुल उसकी खिड़की के सामने खड़ी थीं। टिम कहता है कि जब भी इस केस में कोई नया मोड़ आता है, ये भेड़ें न जाने कहां से आ जाती हैं। लेकिन इलियट को लगता है कि टिम का दिमाग हिल चुका है। तभी टिम इलियट को दीवार पर बने सुरागों का एक चार्ट दिखाता है। वह कहता है कि इस चार्ट की मदद से वह पता लगाएगा कि उन 5 संदिग्धों में से किसके पास जॉर्ज को मारने का मोटिव, साधन और मौका, ये तीनों चीजें थीं। टिम कहता है कि जॉर्ज को मारने का सबसे बड़ा मकसद, यानी वो 250 करोड़ रुपए, सिर्फ और सिर्फ रेबेका के पास थे। टिम कहता है कि जिसके पास ये तीनों चीजें मौजूद होंगी, वही असली कातिल होगा। और जानते हो, टिम ने ये सब कहां से सीखा? भेड़ों द्वारा दी गई जासूसी किताब से। अब टिम एक्शन में आता है और एक कसाई कहता है कि कातिल पक्का वसीयत में शामिल लोगों में से ही कोई है। जब टिम बेथ से उस चुराए हुए लेटर के बारे में पूछता है, तो बेथ झूठ बोल देती है कि यह तो पोस्ट ऑफिस वाले की गलती थी। उसे क्या पता? फिर टिम कैलिब से पूछता है कि तुम उस सुबह जॉर्ज के फार्म हाउस पर क्या कर रहे थे? कैलिब सफाई देता है कि जॉर्ज ने उसकी जमीन की लीज कैंसिल कर दी थी, इसीलिए वह जॉर्ज को मनाने और प्रपोजल पर दोबारा बात करने गया था। इसके बाद टिम फादर हिलकोट के पास जाता है और उससे भी पूछताछ करता है। अब टिम का पूरा शक रेबेका पर गहराता जा रहा था। टिम रेबेका से पूछता है कि वह मर्डर वाली रात 8 से 11 बजे के बीच कहाँ थी। रेबेका कहती है कि वह एयरपोर्ट के पास एक होटल में बैठकर टीवी देख रही थी। टिम पूछता है कि क्या तुम कभी चर्च के उस जहरीले यू ट्री के पास गई हो? रेबेका साफ मना कर देती है। इधर फार्म पर लिली गहरे संशय में डूबी हुई थी। बाकी भेड़ें उसे टोकती हैं कि इतना क्या सोचना। साफ है कि रेबेका ने जॉर्ज को मारा है। लेकिन तभी वह छोटा विंटर लैम्ब आ जाता है और कहता है कि रेबेका ने मर्डर नहीं किया है। वह कहता है कि रेबेका के पास से बिल्कुल जॉर्ज जैसी खुशबू आती है। विंटर लैम्ब की यह बात सुनते ही लिली के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे याद आता है कि कल क्लाउड ने भी यही कहा था कि उसने रेबेका को बहुत दूर खेत में देखा था। लिली जब क्लाउड को डराती है, तो क्लाउड डरकर रेबेका का वह चमकीला कंगन निकाल कर दिखा देती है। क्लाउड बताती है कि रेबेका मर्डर वाली रात चुपके से फार्म पर आई थी और जब उसने प्यार से क्लाउड की पीठ पर हाथ फेरा, तो उसका कंगन वहीं गिर गया था। अब लिली को भी यकीन हो जाता है कि रेबेका ही कातिल है।
उसने पुलिस से झूठ बोला था कि वह कभी फार्म पर नहीं आई, जबकि वह मर्डर वाली रात भी यहाँ थी। अब लिली पुलिस की टीम की मदद करने का फैसला करती है। मेपल चुपके से टिम की टोपी चुरा कर भागता है। टिम उसके पीछे दौड़ता है और भागते भागते वे सीधे खेत में गिर जाते हैं। वह कंगन के पास पहुंच जाता है। टिम तुरंत कंगन उठाकर रेबेका के पास जाता है और कहता है कि यह कंगन तुम्हारे दूसरे हाथ के कंगन से बिल्कुल मैच करता है और यह मुझे उसी खेत से मिला है जहां तुम कभी न जाने का दावा कर रही थी। टिम के हाथ रेबेका के कमरे की तलाशी लेने का वारंट लग जाता है। जब पुलिस उसके कमरे को चेक करती है तो रेबेका के जूते के नीचे से उसी जहरीले यूट्री के लाल फल के दाने मिलते हैं। टिम तुरंत रेबेका के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। पुलिस स्टेशन में जब टिम उससे पूछताछ करता है तो रेबेका कहती है कि मैं सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूं। वह मानती है कि मर्डर वाले दिन वह जॉर्ज के फार्म पर गई थी। वह बताती है कि जॉर्ज ने उसे एक भावुक लेटर लिखा था कि वह पिछले 20 सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। जॉर्ज ने अपनी बिना पैसे वाली पुरानी वसीयत भी उसे भेजी थी और कहा था कि वह आकर उससे मिले। जब रेबेका जॉर्ज से मिलने आई तो उसने ने इन भेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें की और जॉर्ज ने बताया था कि उसके जाने के बाद रेबेका इस फार्म और इन भेड़ों की जिम्मेदारी संभाले। रेबेका कहती है कि जॉर्ज से मिलने के बाद वह वापस चली गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि जॉर्ज का मर्डर हो गया है तो वह बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि अगर वह सच बताएगी तो सीधे कातिल के बुने जाल में फंस जाएगी। इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन ऑफिसर टिम उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। वह तय करता है कि अगली सुबह रेबेका को कोर्ट में पेश करके उस पर मर्डर का केस कर दिया जाएगा। और यह सब लिल्ली अपनी खिड़की के बाहर खड़े टिम और रेबेका की बातचीत सुन लेती है। अगली सुबह वकील लिडिया टिम के पास आती है। वह बताती है कि जॉर्ज का बेटा पीटर अपनी सारी भेड़ें और जमीन कैलेब को बेचने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि कानून के मुताबिक रेबेका के जेल जाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पीटर की हो जाएगी। लिडिया कहती है कि अब सारे पेपर सिग्नेचर के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनते ही लिली के जासूस दिमाग में एक छोटा सा शक पैदा होता है। तभी एक नर भेड़ दूसरी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो, कैलेब का खेत तो बिल्कुल सामने है, क्यों ना चलकर अपनी नई भेड़ों से मिल ले। लेकिन जब वे रास्ता पार करके कैलेब के फार्म पर जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कैलेब की भेड़ों के चेहरे इतने काले और खौफनाक थे कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे डरावनी फ्रेंच भेड़ें थीं। लिली कहती है कि अब से कैलेब ही हमारा नया मालिक बनने वाला है। तभी उनमें से एक काली भेड़ आगे आती है और बहुत डरी हुई आवाज में कहती है कि यहां से भागो, जल्दी भागो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कैलेब के शिकारी कुत्तों के भौंकने की भयानक आवाजें आने लगती हैं और वो फ्रेंच भेड़ें पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। लिली और मेपल अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन डर के मारे रास्ता भटक जाते हैं। गलती से वे कैलेब के बड़े से गोदाम वॉर्नेस के अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे जिन पर लिखा था डेनब्रुक मीट्स, यानी कैलेब और कसाई हैम ने मिलकर गुपचुप तरीके से मटन का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था। तभी कैलेब के शिकारी खूंखार कुत्ते गोदाम के अंदर आ जाते हैं। लिली और मेपल अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते हैं और ऐन वक्त पर मसीहा बनकर सेबेस्टियन वहां आता है। वह अकेले ही उन खूंखार कुत्तों पर टूट पड़ता है। सेबेस्टियन कुत्तों को मार मारकर अधमरा कर देता है और आखिरकार कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उस भयानक लड़ाई में सेबेस्टियन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और उससे उठा नहीं जाता। लिली घबराकर कहती है कि उठो सेबेस्टियन, ये तुम क्या कर रहे हो। मेपल रोते हुए कहता है कि लिली, वो अब नहीं बचेगा, वो मर रहा है। अपनी आंखों के सामने सेबेस्टियन को दम तोड़ने की कगार पर देखकर लिली बेबस हो जाती है। सेबेस्टियन अपनी आखिरी सांसों में अपने प्यारे चरवाहे जॉर्ज का चेहरा देखता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी मेपल देखता है कि कैलेब हाथ में बंदूक लेकर उनकी तरफ आ रहा है। मेपल जबरदस्ती लिली को वहां से खींचकर बाहर निकालता है। वे दोनों भागकर अपने फार्म पर पहुंचते हैं। वहां वे बाकी भेड़ों को जगाकर कहते हैं कि हमारे पीछे आओ, हमें आज ही ये फार्म छोड़ना होगा। लेकिन बाकी भेड़ें सामने पड़ी पक्की सड़क को देखकर डर के मारे वहीं रुक जाती हैं। लिली रोते हुए चिल्लाती है कि सेबेस्टियन मारा जा चुका है। कैलेब भेड़ों से प्यार नहीं करता, वह भेड़ों को काट कर मीट बनाता है। अगर हम आज रात यहां से नहीं भागे तो वह हम सबको मारकर डिब्बों में बंद कर देगा। लेकिन झुंड की बाकी भेड़ें इस खौफनाक सच को मानने से
इनकार कर देती हैं। वे लिली से कहती हैं कि लिली, बंद करो अपनी ये बकवास बातें। लिली चिल्लाती रह जाती है, लेकिन सारी भेड़ें चुपचाप घास चरने चली जाती हैं। लिली पूरी तरह टूट जाती है। वो मायूस होकर मेपल से पूछती है कि मेपल, आज रात मैंने पहली बार किसी को मरते देखा है। लिली हार मानकर कारवैन की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह कारवैन के पास पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके ठीक सामने जॉर्ज बैठा हुआ था। लिली अपनी आंखें मलती है और पूछती है कि जॉर्ज, तुम सच में यहां हो? जॉर्ज कहता है, हाँ लिली, मैं बिल्कुल यहीं हूं, क्योंकि तुमने मुझे अपने दिल से भुलाया नहीं। जॉर्ज उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि कैलिब उसके झुंड का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम उन्हें बचाने वाली हो। जॉर्ज कहता है कि अगर तुमने असली कातिल को ढूंढ निकाला तो रेबेका जेल से छूट जाएगी, उसे यह फार्म मिल जाएगा और मेरा पूरा झुंड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लिली उलझन में पड़ जाती है। वह सोचती है कि मैं एक मामूली भेड़ होकर असली कातिल का पता कैसे लगाऊं। और ठीक उसी पल लिली के दिमाग में एक बिजली चमकती है। उसे याद आता है कि जॉर्ज की लाश के हाथ पैर पर घास का एक हरा दाग लगा हुआ था। बस ये याद आते ही पूरी मिस्ट्री लिली के सामने पानी की तरह साफ हो जाती है। लिली चिल्लाती है कि वह घास का दाग नहीं था। अब लिली की इस मिशन में मदद करने के लिए वह छोटा विंटर लैम्प भी आ जाता है। लिली एक मास्टर प्लान बनाती है। वह विंटर लैम्प के एक पैर को नीले पेंट में डुबोती है और दूसरे पैर को पीले पेंट में। इसके बाद रात के अंधेरे में वह छोटा विंटर लैम्प चुपके से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। जेल में बंद रेबेक्का हैरान होकर यह सब देख रही थी। लिली खिड़की के बाहर से विंटर लैम्प को इशारे कर रही थी। वह छोटा मेमना पुलिस स्टेशन के फर्श पर अपने पेंट लगे पैरों से अजीब सी लाइनें खींचने लगता है। अगली सुबह जब ऑफिसर टिम सोकर उठता है तो फर्श पर बनी उन लाइनों को देखकर चौंक जाता है। रेबेका उसे बताती है कि यह काम उस छोटे मेमने का है जो बाहर खड़ी दूसरी भेड़ के इशारे पर सब कुछ बना रहा था। टिम ध्यान से देखता है। फर्श पर जॉर्ज के नाम से जुड़ी दो लाइनें खींची हुई थीं। एक लाइन रेबेका की तरफ जा रही थी और दूसरी लाइन के पीले रंग के बिल्कुल बीच में गहरे हरे रंग का पेंट लगा हुआ था। टिम को कुछ समझ नहीं आता। वह चिढ़कर जैसे ही अपने हाथ से उस पेंट को पोंछने की कोशिश करता है तो जादू की तरह पीले और नीले पेंट के मिक्स होने से टिम का अपना हाथ पूरा हरा हो जाता है। तभी वहां कोर्ट की पुलिस आ जाती है, जो रेबेका को जेल ले जाने आई थी। टिम भारी मन से रेबेका को उनके हवाले कर देता है। वह पेपर्स पर सिग्नेचर करने लगता है, लेकिन जैसे ही टिम सिग्नेचर करके पेन रखता है, उसकी नजर बाहर खड़े उस छोटे विंटर लैम्प के पैरों पर पड़ती है, जो नीले और पीले रंग से सने हुए थे। और टिम को सब समझ में आ जाता है। उसे आखिरकार पूरा सच समझ आ जाता है। वह चिल्लाकर पुलिस वालों को रोकता है, रुको, रेबेका को छोड़ दो, उसने मर्डर नहीं किया है। टिम को आखिरकार समझ आ गया था कि जॉर्ज का असली कातिल कौन है। जब से रेबेका इस शहर में आई थी, वह पुलिस की नजर में नंबर 1 संदिग्ध थी, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि वह जॉर्ज के फार्म पर नहीं गई थी। और असली कातिल बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। और वो असली कातिल कोई और नहीं, बल्कि जॉर्ज का अपना सगा बेटा पीटर था। दरअसल जॉर्ज ने अपनी वसीयत की एक कॉपी रेबेका को भेजी थी, तो जाहिर सी बात है कि एक कॉपी उसने अपने बेटे पीटर को भी भेजी होगी। पीटर को जैसे ही उन 250 करोड़ रुपयों के बारे में पता चला, उसके मन में लालच आ गया और उसने जॉर्ज को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। लेकिन पीटर बहुत शातिर था। उसे पता था कि अगर वसीयत में जिसके नाम पैसे हैं वही मर्डर कर दे तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ेगी। इसीलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया। क्यों ना मर्डर का इल्जाम अपनी सगी बहन रेबेका पर डाल दिया जाए, क्योंकि अगर रेबेका मर्डर के केस में जेल चली जाती या फंस जाती तो कानून के मुताबिक उसकी सारी प्रॉपर्टी अगले वारिस यानी पीटर को मिल जाती। और ट्विस्ट ये है कि रेबेका की तरफ पीटर ने भी अपना नाम बदल रखा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही पत्रकार इलियट मैथ्यूज था, जिसे रात के अंधेरे में उस छोटे विंटर लैंप ने जॉर्ज का भूत समझ लिया था, क्योंकि पीटर की हाइट बिल्कुल अपने पिता जॉर्ज जैसी थी। इलियट काफी समय से इस देश में छिपकर रह रहा था और जॉर्ज ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि रेबेका उससे मिलने आने वाली है। इलियट को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था। वह कल्चर फेस्टिवल के बहाने इस शहर में आया, फिर दुनिया को दिखाने के लिए शहर से जाने का नाटक किया, लेकिन अपनी कार का एक्सीडेंट करके चुपके से वापस आ गया। मर्डर वाली रात रेबेका जॉर्ज से मिलकर वापस चली गई। उसके बाद इलियट चुपके से कारवैन के अंदर घुसा। उसने जॉर्ज के साथ ड्रिंक पी
और धोखे से उसकी ड्रिंक में वो जहरीला टॉक्सिन मिला दिया और टेबल पर वह नई वसीयत रख दी। लेकिन जॉर्ज बहुत मजबूत था। जहर का असर होने से पहले जॉर्ज और इलियट के बीच हाथापाई हुई। उस वक्त जॉर्ज तड़पता हुआ कारवैन से बाहर आया और जमीन पर गिरकर मर गया। टिम कहता है कि इलियट कितना शातिर था। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जब लिडिया वसीयत पढ़ रही थी, तब वह फोन कॉल का बहाना बनाकर कमरे से बाहर गया था और उसी बीच उसने चुपके से रेबेका के कमरे में जाकर उसके जूतों के नीचे वो जहरीले यूट्री के दाने छिपा दिए थे ताकि सारा शक रेबेका पर चला जाए। लेकिन कहते हैं कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है और इलियट ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जॉर्ज के हाथों पर दो रंग लगे हुए थे, एक नीला और एक हरा। नीला रंग उस भेड़ की दवा का था जो जॉर्ज रोज बनाता था और उसके हाथों में लगा रहता था, और हरा रंग बना था नीले और पीले रंग के मिक्स होने से। याद है कारवैन में कपड़े पर मिला वह दाग? दरअसल हाथापाई के दौरान जॉर्ज ने इलियट के बालों को पकड़ा था। इलियट ने इस शहर में आने से पहले जल्दबाजी में अपने बालों पर पीला डाई लगाया था ताकि उसका चेहरा रेबेका या जॉर्ज से बिल्कुल मैच न करे और कोई उसे पहचान ना पाए। जॉर्ज के हाथों में लगा नीला रंग और इलियट के बालों का वो पीला ढाई जब आपस में मिले तो जॉर्ज के हाथों में हरा रंग बन गया, और वही रंग सोते समय इलियट के तकिए पर भी लग गया था। अब इलियट बुरी तरह फंस चुका था। वह चिल्लाकर कहता है कि यह सब बकवास है, मैं नेचुरल ब्लॉन्ड नहीं हूं, तो क्या मैं कातिल हो गया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? टिम मुस्कुराता है और इलियट की टी शर्ट से एक बाल निकाल लेता है। तभी इलियट कहता है कि बाल से क्या साबित करोगे? टिम कहता है कि मैं इस बाल का डीएनए टेस्ट करवाने जा रहा हूं। इससे यह साबित हो जाएगा कि तुम ही जॉर्ज के सगे बेटे पीटर हो। यह सुनते ही इलियट अपनी कार की तरफ भागता है और कार लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी भेड़ों के झुंड की दो जुड़वा भेड़ें, जिन्हें गाड़ी ठोकने का शौक था, उसे कार ठोकने के लिए कहती हैं। दोनों भेड़ें पूरी ताकत से इलियट की कार को अपने सींगों से टक्कर मारती हैं। इलियट की कार रुक जाती है और पुलिस इलियट को पकड़ कर ले जाती है। ऑफिसर टिम रेबेका से माफी मांगता है। टिम जाते जाते हमारी जासूस भेड़ लिली को थैंक यू कहता है और कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा करियर बच गया। इसके बाद बेथ रेबेका को वह चुराया हुआ लेटर देती है और कहती है कि मैं जॉर्ज से प्यार करती थी। लेकिन रेबेका की मां के जाने के बाद जॉर्ज अपनी जिंदगी में किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं कर पाया। रेबेका पूछती है कि मेरी मां का नाम क्या था? तब बेथ एक आखिरी सस्पेंस खोलती है। तुम्हारी मां का नाम लिली था। यानी जॉर्ज ने अपनी सबसे प्यारी और समझदार भेड़ का नाम अपनी पत्नी की याद में रखा था। इसके बाद रेबेका अपना नाम रेबेका हेम्पस्टेड से बदलकर रेबेका हार्डी रख लेती है। अब रेबेका अपने पिता के रास्ते चलती है। वह शाम को सभी भेड़ों को अपने पास बिठाकर प्यार से जासूसी कहानियां पढ़कर सुनाती है। इसी के साथ भेड़ों की जासूसी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप किसी हॉरर, थ्रिलर, सर्वाइवल या माइंड बेंडिंग फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं।